बिहार से शुरू हुई एसआईआर अब चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि पूरे देश में चलेगी। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दूसरे विपक्षी दल पहले ही आशंका जताने लगे हैं कि भाई यूपी में भी उसी तरह की चीजें होगी जैसे कि बिहार में हुई। नहीं, यहाँ नहीं होगी, हम होने नहीं देंगे। हमारी पूरी नज़र है, हमने वोट रक्षक बनाने शुरू करवा दिए हैं, हर गांव में 2। वो हमारा वोट रक्षक, उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो एक एक वोट की रखवाली करेगा। और कोई अगर हमारी वोट को चुराने का काम करेगा तो हम उसको जो है लोकतंत्र की रक्षा के लिए उसको जिस भाषा में समझेगा हर भाषा में समझाने का काम करेंगे। इस बात का भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। क्या बेहतर ना होता कि भी अगर इस तरह की चीजें अगर जमीन पर उतर रही है और आप लोगों के आरोप सही है तो विपक्ष संयुक्त तौर पे इस चीज को करता, इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा होते? अब ठीक है, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम में ताकत है कि हम डंके की चोट पे अपनी बात को रखते हैं। मैं भाई ये बात आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि वो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे पास उनसे ज्यादा मजबूत संगठन है, विपक्ष से ज्यादा मजबूत। आप मेरा चैलेंज स्वीकार कर लो और कहो तो जिस गांव में चाहे फोन मिला के देख लो। हम यहाँ बिजनौर में बैठे हैं, आप मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, सहारनपुर, हरिद्वार, जिस जिले में चाहे फोन मिला लो, अगर आपको वहां संगठन का आदमी नहीं मिला तब आप मुझे कहना। हम पे उनसे ज्यादा मजबूत संगठन है। हम जो करेंगे उसका फायदा उनको मिल सकता है, उनके द्वारा किए गए किस चीज का फायदा जनता को नहीं मिल रहा है। अखिलेश यादव इस ताकत को क्यों महसूस नहीं कर पा रहे हैं? अब ये तो वही बता सकते हैं, और उनको करनी भी चाहिए, करते तो है, तभी तो हम लोग उनसे अलग हैं। अगर वो इस ताकत को महसूस ना करते तो हम उनसे अलग कैसे होते? उनको पता है कि कल अगर ये ताकत और बढ़ गई तो बहुत सारे राजनीतिक दलों की दुकानें बंद हो जाएंगी। आप नहीं समझते? महसूस करते, महसूस ना करते तो वो एक एक सीट पे थोड़े लड़ते हमसे। इतने राजनीतिक बेवकूफ नहीं है यहाँ कोई, वो समझते हैं और वो भविष्य भी समझते हैं। उनको भी पता है कि अगर ये ताकत और मजबूत हुई, इनकी स्वीकारता और मजबूत हुई, तो फिर आने वाले समय में फिर किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी उनको पता है। अब मैं ये नहीं समझता कि इंडिया अलायंस बना के बीजेपी को हराने की बात करने वाले लोग दिल्ली में एक दूसरे को एडी चोटी का जोड़ लगा कैसे हराते हैं। हरियाणा में एडी चोटी का जोड़ लगा के दूसरे को कैसे पटखनी देते हैं, और मध्य प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ मजबूत चुनाव लड़के एक दूसरे को पटखनी देके और कैसे बीजेपी को हराने की बात करते हैं। ये बड़ा शानदार नहीं है? दिल्ली के कौन? कोई भरोसा नहीं है। अभी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा उससे पहले आप देख लेना कि यहां भी ऐसा ना हो कि ये अलायंस के लोग अलग अलग ढूंढ लड़ते फिर रहे हो अपने अपने प्रत्याशियों को लेके। मैं इन पे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते काम कर रही है और तीसरे पंचायत चुनाव में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में दोनों प्रत्याशी सत्ता पक्ष के थे, लेकिन एक प्रत्याशी को विपक्ष का बढ़िया समर्थन मिला, इंडिया गठबंधन का। किस तरीके से देखते हैं उस चुनाव परिणाम को आप? देखिए, मैं उसमें वोटर नहीं था, क्योंकि मेरा वोट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो जिस चुनाव का मैं हिस्सा नहीं रहा मैं उस पर कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं उसका अगर वोटर होता तो वोटर अपनी बात को दमखम से रखता कि हमारी प्रायोरिटी क्या होती। तो जब मैं वोटर नहीं था तो उस पर मैं कोई कुछ नहीं कहना चाहता। चलिए, आप जैसा संकेत आपने अभी कहा भाई विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है भाई एनडीए गठबंधन के बहुत सारे साथी अलग अलग चुनाव मैदान में उतरे। पंचायत चुनाव को लेकर बड़े बयान अभी से आने शुरू हो गए। राष्ट्रीय लोकदल की ओर से कह दिया गया कि राष्ट्रीय लोकदल अपने दम पे चुनाव मैदान में उतरेगा, कोई गठबंधन नहीं। ओम प्रकाश राजभर उधर कह रहे हैं कि भाई हम अपने दम पे पंचायत चुनाव में उतरेंगे, कोई गठबंधन नहीं। कैसे देखते हैं? मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, गठबंधन यानी कि एक दूसरे की आवश्यकता के अनुसार समझौता। अब आपने कहा कि एनडीए के लोग, एक दल की बात आपने इधर की पश्चिम के, वो कह रहे हैं कि भाई हम अलग लड़ेंगे। दूसरे उधर के दल की बात की, वो कह रहे हैं हम अलग लड़ेंगे। एक और है संजय निषाद जी, वो भी कह रहे हैं कि अगर इतने बुरे लग रहे हैं तो समझौता तोड़ दें। तो मैं आपको कह रहा अभी तो समय आने दीजिए, बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हम वैचारिक आंदोलन चला रहे हैं, विचारधारा के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए विचारधारा पहले है और राजनीतिक समझौते बाद में। उसको संकेत दे दो, ये जो लाखों दर्शक देखेंगे आपका वीडियो। संकेत यही है कि मुजफ्फरनगर में इस बार तीसरे पंचायत चुनाव का परिणाम बड़ा ऐतिहासिक होगा।
और मैं आज यहाँ बैठे, हालांकि मैं भविष्यवाणियां नहीं करता हूँ बागेश्वर बाबा की तरह, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो ऐतिहासिक परिणाम होगा और आपको दिल से सुकून मिलेगा कि काम करने वाले दल पे भी जनता का आशीर्वाद मजबूती से रहता है। एक बाबा जी घूम रहे हैं मेरठ में, जिनके पास आंख तो नहीं है, लेकिन उनको पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिनी पाकिस्तान दिख रहा है। आप मुजफ्फरनगर में रहते हैं, आपको मिनी पाकिस्तान दिखता है? मिनी पाकिस्तान देखने के लिए फिर उन बाबा जी जैसी आंखें चाहिए, जिन आंखों पे धर्म का चश्मा लगा हो। हालांकि मैं उनको संत नहीं मानता हूं, क्योंकि संतों के अंदर ना जाति होती ना धर्म, संत सभी के होते हैं और संतों की वाणी में मधुरता होती है। चंदन के वृक्ष पे कितने सर्प लिपटते हैं, लेकिन चंदन अपनी जो शीतलता है उसको नहीं छोड़ता है। लेकिन इन पाखंडियों की भाषा वो संतों की भाषा नहीं है। मैं सभी संतों का सम्मान करता हूं, लेकिन पाखंडियों का सम्मान नहीं करता हूं। इसी पाखंडी बाबा ने कहा, पाठक, चौबे, दीक्षित, उपाध्याय ये नीच ब्राह्मण होते हैं। और मैं जितना मैंने सनातन में को पढ़ा है, मैं मानता हूं कि सनातन में कहा गया कि पूर्व जन्म होता है और आपके जन्म के पाप इस जन्म के अच्छे कर्म आपको अच्छा बनाते हैं, बुरे कर्म आपको बुरा बनाते। इस पाखंडी ने कितने बुरे कर्म किए होंगे कि कुदरत ने इसको आंखें नहीं दी। आप समझिए कि जिसने पूर्व जन्म में इतने बुरे कर्म किए उन्हीं के अनुसार, और वो आज व्यक्ति लोगों को लड़ाने की बात करे, ऐसे संतों पे हमारे लोगों को बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए, इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। इन संतों के, इस तरह के संतों के भरोसे हमारे लोगों का भला नहीं होगा। हमारे लोगों का भला बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चल के, पढ़ लिख के, शिक्षा हासिल करके, नौकरी रोजगार प्राप्त करके, आर्थिक रूप से मजबूत होकर, शैक्षिक रूप से मजबूत होकर और समतामूलक समाज बना के ही आगे बढ़ेगा। तभी उनकी मुक्ति होगी, तभी उनकी तरक्की का रास्ता खुलेगा। मनुस्मृति पे भी बोले वो, तो दिखता है नहीं, उन्होंने कहां से क्या पढ़ लिया उन्हीं को पता होगा। चलो पहले उन्होंने ज्ञान हासिल कर लिया, लेकिन अब की जो तत्कालिक चीजें उसको कैसे पढ़ते हैं वो? इनकी जांच होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है, और हो सकता है पूरी दाल काली हो, तो इनकी जांच होनी चाहिए कि ये तमाम धर्मों के लोगों को, ब्राह्मणों को और लोगों को गालियां क्यों देते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। इस तरह का ब्राह्मण समाज का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, कल वक्फ बिल पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। कानून तो रद्द करने से मना कर दिया, लेकिन कुछ प्रावधानों में बदलाव किया सुप्रीम कोर्ट ने, कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने के सामने जो फैक्ट्स आए हैं उनके आधार पे उन्होंने अपना ऑर्डर्स दिया है। अभी भी कुछ खामियां हैं जिन पे काम होना चाहिए, और मुझे लगता है कि एक चर्चा और देश के सामने आनी चाहिए, क्योंकि जब जब इस तरह के कोई कानून बनता है तो उसके लिए उसके जरिए राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास सत्ताधारी दल हमेशा करता है। तो जिस तरह से मीडिया उसको प्रोजेक्ट करता है, उससे भी लोगों को सावधान रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम सब लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, जैसे जैसे आजाद समाज पार्टी की ताकत बढ़ती हुई लोग महसूस कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दलों में बेचैनी भी लोग महसूस कर रहे हैं, और बड़ी रैली बहन जी आयोजित कर रही है लखनऊ में, 5 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रख दिया गया है। तो क्या आजाद समाज पार्टी का जिस तरीके से वजूद बढ़ रहा है, उसकी बेचैनी भी झलक रही है कि फिर से बसपा को उस हिसाब से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ऐसा है, आपकी हाइट कितनी है? 5'10", और मेरी भी लगभग 5'10". आपकी ऊंचाई आपके साथ है, मेरी ऊंचाई मेरे साथ है, आपके कर्म आपके साथ है, मेरे कर्म मेरे साथ है।
आप अपनी फील्ड के मास्टर हो, मैं अपनी फील्ड का मास्टर हूं। जो जैसा करेगा जनता को वैसा समर्थन मिलेगा। आज का समय बड़ा बदलाव का है। ये बात बड़े बड़े दलों को महसूस हुई, और जो देश में मुख्य विपक्षी दल है उनके बड़े बड़े नेता गांव गलियों में घूमते फिरे, यात्राएं करते फिरे। समय बदल गया है। जनता चाहती है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं, जिसको हम नेता मान रहे हैं, वो हमारे बीच रहे। तो जनता किसके साथ है ये आपसे मुझसे छिपा हुआ नहीं है। आपको मीरापुर याद है या नहीं है? तलवार की धार पे वो चुनाव हुआ था, और किसको कितने मत मिले, आप कौन खड़ा हो रहा है, कौन बैठ रहा है, आपको सब पता है। और आपको जहां बैठे नगीना ये भी याद है, और आपको डुमरियागंज का रिजल्ट याद है, और भविष्य में तीसरे पंचायत चुनाव होगा वो भी आपको याद रहेगा। मेरी बात को आप याद रखना। मेरी लड़ाई सत्ता पक्ष से है, विपक्ष के लोगों से मेरी कोई लड़ाई नहीं। आकाश आनंद की ताजपोशी, फिर बर्खास्तगी, फिर अब दोबारा से वापसी, उनके ससुर साहब की भी वापसी, किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं, घटनाक्रम को आप देखते हैं? उनके घर का मामला है, समाज का इससे कोई लेना देना नहीं। समाज अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा है। समाज पे आज भी जुल्म हो रहा है। अभी वो मेडिकल कॉलेज में जो रिजर्वेशन था वो हटा दिया हाई कोर्ट ने, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। 4-4 दिन बाद लोग जागे हैं। मैंने कानपुर के पार्क का मामला उठाया तो फिर 8-10 घंटे बाद फिर उठे। मैंने मुरादाबाद का मामला उठाया तो फिर 8-10 घंटे बाद उठे। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे दल तो हमारा ट्विटर हैंडल देख के अपनी राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है। बाकी आज़ाद समाज पार्टी बीमारी में कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और मेरे आसपास देखोगे, मैं अकेला यहाँ नहीं सोया था। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता जो अपनी मेहनत से सक्षम बने हैं, वो भी इसी गर्मी में और इसी खुली जगह पे यहीं मेरे साथ मौजूद थे। मैं इसलिए ताकतवर हूं कि मेरे पास विश्व के सबसे अच्छे नेता कार्यकर्ता हमारे आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं अपने आप को ताकतवर मानता हूं। और जैसे जैसे हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश और देश की बड़ी मुख्य पार्टी बनने का काम करेगी, ऐसा भी मुझे विश्वास है। मैं इन सबको बधाई देता हूं और इन सबके लिए मंगल कामना है। तो बिजनौर के लोगों को गुलदार के प्रकोप से छुटकारा दिलाने के लिए सांसद चंद्रशेखर आजाद लगातार देहात क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, नाइट स्टे भी कर रहे हैं, और मुद्दा देश का हो या प्रदेश का, हर मुद्दे पर बात की उन्होंने।